चलिए भी शुरू करें। लिखो न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। अभी कहाँ हुआ? तो शुरुआत करवाइए बाबू, शुरुआत करवाइए। आपने लिखा न्यूटन फ्रॉम थ्योरेटिकल कंसीडरेशन, एक तो लिखा है न्यूटन फ्रॉम थ्योरेटिकल कंसीडरेशन फाउंड दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड। न्यूटन ने बोला कि जो थ्योरेटिकल कंसीडरेशन से पता लग रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है किसमें, गैसेस में, ये बात ध्यान रखना, गैसेस में वो होना चाहिए, ये लास्ट जो हमने किया था उसी से आगे, वो होना चाहिए ई बाय रो। ई क्या है? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ एयर की। एयर के अंदर जो इलास्टिसिटी का कोफिशिएंट है वो होता है बल्क मॉडुलस। तो उन्होंने कहा ई की जगह क्या डालो इसमें, के, तो ये बन गया के बाय रो। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला। यहाँ तक आपने लास्ट उसमें लिखा था क्लास में, है ना? आगे लिखो न्यूटन further said that sound travels in gases. Sound travels in gases or in air under isothermal conditions. Under isothermal conditions. अब आइसोथर्मल कहते ही कुछ चीजें दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। लॉ होता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ। बिल्कुल स्लो प्रोसेस है, इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस है। दूसरा कंडक्टिंग वॉल्स में होता था, ये सब हम लोग पहले कर चुके हैं, बस वो दिमाग में रखो। आगे लिखो एट द प्लेस ऑफ कंप्रेशन, नहीं कैपिटल ए एट नया सेंटेंस है। एट द प्लेस ऑफ कंप्रेशन द टेम्परेचर राइजेस एट द, देखो अब जब मुंह खोल मरे पड़े आते हैं, फिर कहीं नींद आती है। अबे लाशों की तरह क्यों बैठे रहते हो? तू और कौन की तरह मुंह खोल रहा है? एट द प्लेस ऑफ कंप्रेशन टेम्परेचर इंक्रीजेस। याद है कंप्रेशन, जहां पार्टिकल नॉर्मल से ज्यादा डेंसर हो गए थे, है ना? एट द प्लेस ऑफ कंप्रेशन टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड एट द प्लेस ऑफ रेयरफेक्शन टेम्परेचर फॉल्स। रेयरफेक्शन में टेम्परेचर गिर जाएगा और कंप्रेशन में बढ़ जाएगा, ये लिखा है, फुल स्टॉप। So, heat travels from the place of compression. So, heat travels from the place of compression to the place of rarefaction. To the place of rarefaction, so that overall temperature of the gas so that overall temperature of the gas remains constant या remains the same. Therefore, velocity of sound in gases उसके हिसाब से होना चाहिए था K आइसोथर्मल डिवाइडेड बाय रो। K आइसोथर्मल डिवाइडेड बाय रो। ये क्या हुआ? ये क्या है? पूरा बोलो, पूरा बोलो। नहीं, नीचे भी कुछ लिखा है, बल्क मॉडुलस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। उसने कहा जहां पर कंप्रेशन होगा टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, जब खुल जाएंगी गैसेस की पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, टेम्परेचर गिर जाएगा और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट भाग जाएगी, ताकि ओवरऑल टेम्परेचर गैस का सेम बना रहे। अब लिखिएगा टू फाइंड के आइसोथर्मल,
लावण्य को ज़्यादा ही बुखार हो गया, बात हुई ठीक है। तो वैसे इतना सेहतमंद आदमी Find K is टू फाइंड के आइसोथर्मल, टू फाइंड के आइसोथर्मल, के आइसोथर्मल का लॉ क्या था? अरे आइसोथर्मल का लॉ क्या था? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV किसके बराबर है? अरे नहीं, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट जो बोल रहे हैं, बॉयल्स लॉ था ना, जो लॉ इसको गवर्न करता है। तूने थर्मो मेरे साथ करी है? नहीं करी, अच्छा कोई बात नहीं। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, PdV प्लस VdP, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है बेटा। ग्राफ में करा था ना, बस वही कर रहा हूँ, लेकिन वो पूरा नहीं करूँगा, कुछ और करेंगे। PdV इज इक्वल टू माइनस VdP, और P हो गया माइनस VdP बाय dV, और V को मैं इसके नीचे ले जा रहा हूँ। ये जो राइट साइड में, एक्सट्रीम राइट में चीजें रखी हैं, इसे पहचानते हो क्या? स्कूल में तो थोड़ी बहुत रिवीजन हो ही रही होगी। बोल दे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। जो dV बाय V है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। और प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, वो स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है? इलास्टिसिटी का, है ना। और गैसेस के केस में जब आप बल्क मॉडुलस को डिफाइन करते थे, तो बल्क मॉडुलस के केस में आपने इसी को बल्क मॉडुलस बोला था। ये बल्क मॉडुलस है, ये dP अपॉन dV बाय V। बल्क मॉडुलस क्या होता था? कोई भी इलास्टिसिटी का मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर मैं बैलून को ऐसे पकड़ के और यूं दबाता हूँ, या मैंने कोई कुछ भी ले रखा है ऐसा क्यूबिकल, उसको ऐसे करके कंप्रेस कर रहा हूँ, तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा। तो आपने फोर्स कैसी लगाई है? परपेंडिकुलर फोर्स। क्या नाम दिया था हमने इसका? कितने तरह के आपने फोर्सेस लगाए थे? पहले वाले में टेंसाइल स्ट्रेस, टेंशन को पैदा करता था। दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस था, वो के उसके ऊपर फोर्स कैसी लगाई गई थी? परपेंडिकुलर फोर्स लगाई गई थी। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो हमने फोर्स अपॉन एरिया यानी स्ट्रेस को यहाँ पर क्या लिख दिया? dP। और नीचे क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है? बल्क मॉडुलस। लिखो, हो गया काम आपका। देयरफॉर ये क्या है? दिस इज K, यानी बल्क मॉडुलस। कौन सा वाला? नहीं, ये तुझे वैसे ही याद था। तो P आ गया K आइसो के बराबर। तो P आ गया K आइसो के बराबर। मुझे स्कूल का सारा याद रहता, वहीं से कुछ याद आया। स्कूल में चल रहा है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। हो गया यहाँ तक? तो अब जो है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? K आइसोथर्मल की जगह क्या डाल दिया आपने? P डाल दिया। ठीक है, लिखो आप। लेट अस फाइंड, जी रुक गया। बोलो तो। Let us find velocity of sound in air. Let us find velocity of sound in air at NTP. Let us find velocity of sound in air at NTP. At NTP. सुनिएगा, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1.01 into 10⁵ पास्कल। डेंसिटी ऑफ एयर कितनी होती है? 1.293 kg पर मीटर क्यूब। ये एवरेज डेंसिटी आ गई है। और इन दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ डाल रहा हूँ, 1.01 into 10⁵ और 1.293 अंडर रूट किया, तो वैल्यू आती है आपके पास 280 मीटर पर सेकेंड। अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यूज आ रही है उसके हिसाब से आ रही है 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, जो वेलोसिटी साउंड की एक्सपेरिमेंट से निकाली गई है
वो है 332 मीटर पर सेकेंड। ये है 280 मीटर पर सेकेंड, तकरीबन 16% का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन बाबा जी तो न्यूटन बाबा जी थे, माने नहीं मैं जो कह रहा हूँ सही है, तुम अपना एक्सपेरिमेंट चल करो। ठीक, तो ये गलती रही काफ़ी दिन तक। फिर 70-76 साल के बाद लैपलेस अंकल थे, उन्होंने जो इस करेक्शन को सही किया। आंसर क्या था? 280 ये गलत निकाला, ये गलत है। लिखो आप बट अच्छा लिखा नहीं, लिखो तरुण राव लिखो, ये लिख लिया बोर्ड पे जो है सारा। जी ये गलत है, नहीं ये लिखना इसलिए है कि न्यूटन अंकल ने बताया था कि गलत है। ये बड़ी प्यारी चीज होती है, कहते जो गलत है उसे काहे को लिख रहे हो, सही वाला लिखवा दो। ये बात भी सही है। एग्जाम में तेरी मास्टर ने पूछेगी इसे लिखना है, लिखो आगे। सवाल बड़े अच्छे होते हैं। बट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ velocity of sound in air, but the experimental value of velocity of sound in air, experimental value of velocity of sound in air at NTP is 332 meter per second. Percentage error in theoretical value, कैसे निकालोगे परसेंटेज एरर? 332 में से 280 माइनस कर दो अपॉन कितनी, ओरिजिनल नीचे कितनी? 332 तकरीबन 16% का गैप आ, ठीक है। ये एरर आ रही है जो न्यूटन ने थ्योरी से निकाली और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू करी है 332 होना चाहिए, तो इनमें दोनों में 16% का डिफरेंस आ रहा है। और ठीक 75 साल बाद 75 इयर्स के बाद लैपलेस का करेक्शन आया। जी अंकल थे, हटा दो इसे। सर जो वो 75 साल बाद गया था तो न्यूटन जीता था। 70 बार किसने किया था? क्या न्यूटन जीता था जब 75 साल बाद गया? हाँ वो तो बचपन से शुरू हो गया था ना लॉज देना। जब पहला हुआ तो पहले साल में उसने फर्स्ट लॉ दिया, फिर सेकंड दिया, फिर थर्ड दिया, हर साल लॉज देता जा रहा है। जब पेड़ में था, जब सेब गिर गया हॉस्पिटल पे, वो तो मतलब जब तक तो अलग ही लेवल हो गया था, उसको मारने की कोशिश की गई थी सेब गिराकर सिर पर उसके, मरा नहीं वो। सवाल इतने इंटेलिजेंट पूछते हो ना क्लास में सर वो कौन सी देश का था? मतलब कमाल होता है। कौन सी देश का था सर वो? हैं? वो ये खांडसे का था, न्यूटन की बात कर रहा अभी तो ऐसा लाहौर का लिखो ये लाहौर का अच्छा तुझे ये भी पता लगा मैं जाट था क्या? ये बड़ी प्यारे प्यारे सवाल पूछे। जस्ट कह रहा जाट में था, किन में था? हाँ ये ऐसी ऐसी बातें रिकॉर्ड कराते रहा करो क्लास में। हाँ वही तो कह रहा हूँ, न्यूटन की जाति पूछ रहे हैं, तो जाट का क्यों नहीं आता? क्या प्यारे लोग हैं। एक नया वो आया मेरे पास फेसबुक पे ऐड आता रहता है, वर्ल्ड बनिया फोरम बनाया हमने। उसमें देश के पूरे बनियों को अलग अलग तरीके से जोड़ रहे हैं और एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया। नहीं इट इज गुड नहीं उसमें अच्छा प्लेटफॉर्म, उसमें प्लेटफॉर्म ये है कि आपको बहुत सारे जो बिजनेसमैन होंगे वो उस प्लेटफॉर्म पे आके जुड़ेंगे, तो आपका जो बिजनेस है उसमें एक्सपेंशन में आपको मदद मिलेगी। ये मैं सोचो बनिया तो ये जो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। चलो लैपलेस करेक्शन टू न्यूटन। अब लैपलेस अंकल ने क्या बोला, कह रहे यार न्यूटन अंकल कुछ गड़बड़ कर गए। गड़बड़ क्या कर गए? उन्होंने बोला जहाँ कंप्रेशन है वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जहाँ रेयरफेक्शन है वहाँ टेम्परेचर गिर जाएगा, तो हीट फ्लो कर जाएगी हाई से लो की तरफ। लेकिन एक बड़ी बेसिक सी चीज़ जो एयर है वो पुअर कंडक्टर होती है। एयर जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर होती है। दूसरा साउंड की स्पीड 280 भी मान लें तो थोड़ी बहुत नहीं है,
280 मीटर पर सेकंड कोई थोड़ी वेलोसिटी नहीं होती है। अब इतना तेज हीट ट्रेवल कैसे करेगी? उसने कहा हीट ट्रेवल कैसे करेगी? एयर, एक तो एयर पुअर कंडक्टर है, अगर गुड कंडक्टर भी हो तो समझ में आता है, वैसे तो इतना तेज उसमें भी नहीं होने का, इतना तेज उसमें भी नहीं होने का कि 280 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेलोसिटी बन जाए उसकी। बोले यहाँ गड़बड़ हो रही है कुछ, आइसोथर्मल नहीं होना चाहिए, ये हीट ट्रांसफर वाला तो चक्कर होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब जब हीट ट्रांसफर नहीं होती तो कौन सा प्रोसेस आता है? एडियाबैटिक। तो कहते हैं ये आइसोथर्मल नहीं होगा, ये एडियाबैटिक प्रोसेस होना चाहिए। और जब एडियाबैटिक का लॉ लगाया और सब चीज़ें निकाली उसी फॉर्मूले से, V बाय रो उसे E बाय रो से सब कुछ वही लगाया, लेकिन सिर्फ क्या कर दिया कि आइसोथर्मल ना निकाल कर के एडियाबैटिक निकाला। और जब के एडियाबैटिक निकाला तो वैल्यू तकरीबन वही पहुंच गई 332 के आसपास। देखो Laplace said that sound travels in gases. Laplace said that sound travels in gases under adiabatic compression. Under adiabatic conditions. आगे लिखिएगा. He said that at the place of compression, he said that at the place of compression temperature rises. At the place of compression, at the place of compression temperature rises. And at rarefaction rises, beta, R-I-S-E-S, rises, and at rarefaction it falls. पहले भी बोला गया था, but place of compression and rarefaction, places of compression and rarefaction follow each other so quickly that heat does not get time, so quickly that heat does not get time to travel. Heat does not get time, beta सिर ऊपर कर दे, अच्छा दूर से लिखा, does not get time to travel from place of compression to place of rarefaction. Place of compression to the place of rarefaction. Also, air is a poor conductor of electricity. Sorry, मैंने electricity बोल दिया ना? Heat. Air is a poor conductor of heat. So he said that velocity of sound in air या gases should be k adiabatic by isothermal ना होकर adiabatic condition, ये एग्जाम में आएगा. So he said that velocity of sound in gases should be this. Adiabatic law याद है किसी को? बोलो. Adiabatic law लड़कियों को याद है? नहीं याद है? Adiabatic law याद है? जज को भी याद नहीं है? ये बिगड़ता याद हमारे साथ है. अरे लॉ पूछ रहा हूँ मैं. PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और गामा क्या था? मार दो लेफ्ट राइट, मजा आएगा फिर. CP by CV, और CP हमेशा CV से बड़ा होता था. मेमोरी जो है 8 दिन रहती है बस तुम्हारी, उसके बाद 9वें दिन साफ हो जाती सारी. रिवाइज तो करते नहीं. PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर गामा था CP by CV,
और सीपी हमेशा सीवी से बड़ा होता है, कितनी बार तो करा था उस टाइम। डिफरेंशिएट करो इसको, पी छोड़ो इसको डिफरेंशिएट करो, बी गामा को छोड़ो इसको डिफरेंशिएट करो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, पी जल्दी लिखो, मैं हटा दूंगा इसको और से। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड। यहाँ के ना बिल्कुल जवाब दे जाए, अब नीचे करके लिख पाए, मैं अपनी औलाद से परेशान हूँ, तुम ये यहाँ मेरे सामने बैठ के फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्या कह रहे हो? थोड़ी सी जो रहेगी मतलब नहीं, ये तो इतना तो एक्सपेरिमेंटल में वेरिएशन आया था। हाँ, वेलोसिटी ऑफ लिखो यार, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इन गैसेस इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला था अभी लिखा हमने, गामा पी बाय, ये अब फॉर्मूला हम याद रखेंगे, गामा पी बाय रो। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, कि गैस की डेंसिटी का क्या फर्क पड़ता है। दिख तो रहा है, क्या दिख रहा है? डेंसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब हम ये कहते हैं हनिका जी, जब हम ये कहते हैं कि डेंसिटी के साथ इन्वर्स में आ रहा है, ये दोनों फैक्टर चेंज नहीं होने चाहिए, गामा और पी कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट। इस बात का ध्यान रखना है, तभी आप कह पाओगे। अगर गामा और पी बदल रहे हैं और डेंसिटी भी बदल रही है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बदले, कोई सा बदले, बाकी दोनों फैक्टर्स कांस्टेंट होने चाहिए। तो हमने डेंसिटी बदल। अच्छा, एक और चीज लिखो, जो डेंसिटी होती है ना गैसेस की, वो प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के। डेंसिटी जो होती है वो मॉलिक्यूलर मास के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे आप यहाँ लिखना चाह रहे हो V1/V2 इज इक्वल टू ρ2/ρ1, इनवर्स है ना।
तो आप इसकी जगह m2/m1 भी लिख सकते हो। जैसे आपकी नोटबुक के अंदर, उसके बुक के अंदर क्वेश्चंस कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए बोला इसने वेलोसिटी इन हाइड्रोजन, वेलोसिटी इन ऑक्सीजन निकाली, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा? डेंसिटी O2 की अपॉन डेंसिटी इसका अंडर रूट, और डेंसिटी प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के। O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? O2 32 होता है ना। तो इसका मैं लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर मास O2 का और मॉलिक्यूलर मास H2 का। इसका कितना मास हो गया? 32, इसका मास हो गया 2। तो ये रेशियो क्या आ गया? 4:1 का रेशियो आ गया, ठीक है, लिख देना। ये आप 9th में कर चुके हैं सारे फैक्टर्स, लेकिन वहाँ थ्योरेटिकल था, याद है? हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस उसमें पढ़ा था 9th क्लास में। तो उसमें हम पढ़ते थे साउंड के चैप्टर में कि वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। बरसात के टाइम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस होंगी, लेकिन फॉर्मूले से, ठीक। जैसे पिछली बार हमने बोला था कि भाई अगर आप विंड की वेलोसिटी में बोलोगे, जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में बोलोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, उससे उल्टा बोलोगे तो कम हो जाएगी। आज भी सब चीज़ें आएंगी, सिर्फ फॉर्मूले आ गए, बाकी कुछ नहीं आया चाहिए। ये पहली चीज़ आ गई डेंसिटी। दूसरा लिखो, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, नमी। अभी 5 मिनट रह रहे थे, 45 मिनट के बाद में ब्रेक ले लेंगे, होल्ड कर थोड़ा सा। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी देखिए, डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर हमेशा ड्राई एयर से कम होती है, इस बात का ध्यान रखें। और जब डेंसिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? कम। तो अगर हम ये लिख ही रहे हैं कि वेलोसिटी किसके इनवर्स में आ रही है? रूट डेंसिटी के, तो इसका मतलब वेलोसिटी इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन ड्राई एयर। ये हमारा आर्टिकल हो गया। अब सवाल ये है कि मॉइस्चर बढ़ने से डेंसिटी घट कैसे गई? अब एयर में दोनों कौन सी गैसेस है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का मास 28, ऑक्सीजन का मास 32। अब इन दोनों को रिप्लेस करके तो वाटर वेपर घुसेगा बीच में। वाटर का जो मास है वो कितना है? सर 80। अब ये हल्के मॉलिक्यूल नहीं है और ये मॉलिक्यूल्स भारी हैं। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहले जो आप 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब आप यूनिट वॉल्यूम एयर का ले रहे थे, उसमें ज्यादातर क्या था? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो भारी भारी गैसेस थी। अब उसमें जाकर कौन घुस गया? वाटर घुस गया। तो वाटर उनको रिप्लेस करके वो बैठ गया वहां पे जाके। ज्यादातर हल्के मॉलिक्यूल्स आने लगे उसके अंदर। हल्के मॉलिक्यूल्स आने लगे तो क्या होगा? उसका मास घट जाएगा, उस यूनिट क्यूब का मास घट जाएगा। मास घट जाएगा तो क्या घट जाएगी? डेंसिटी घट जाएगी। वाटर वेपर्स का जो मास है वो मेन गैसेस जो हमारे पास है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, उनके मास से हल्का है। अब क्लास में यहाँ पर बच्चे बैठे हैं 150 किलो, अचानक हमने क्या 10-20 बच्चे बढ़ दिए 20-20 किलो वाले, ओवरऑल डेंसिटी बढ़ जाएगी घट जाएगी? मास की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ, भाई ठीक है, क्या हो रहा है हमारे पास? जो हल्के मॉलिक्यूल्स थे उनको, जो भारी मॉलिक्यूल थे उनको रिप्लेस कर करके हम किसको उठा रहे हैं? हल्के वाले को। तो मासेस हल्के हो गए, मास कम हो गया तो क्या हो गया? कमरा तो उतना ही बड़ा है। आदमी अगर 50 आने तो 50 ही आएंगे, हमारे बच्चे तो उतने बैठेंगे। वो क्या करेंगे? उनको सरकार कुछ जगह बना लेंगे अपनी। तो पर जो यूनिट क्यूब में उसका मास होगा ओवरऑल कैसा हो जाएगा? कम। तो डेंसिटी कैसी हो जाएगी?
इसीलिए मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम होती है और ड्राई एयर की डेंसिटी, ठीक है। तीसरा लिखिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये वाला नहीं, ये लिखा नहीं, लिखो लिखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर कर लेते हैं उनको दोनों। कैसे था? प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर आप क्या करोगे, गैस को लेकर कंप्रेस करोगे तो क्या बढ़ेगा, लेकिन ये नहीं बढ़ जाएगी सर सर, मॉलिक्यूल पास पास भी तो आ जाएंगे तो डेंसर भी हो जाएगी, तो जितना प्रेशर बढ़ेगा उतनी डेंसिटी बढ़ जाएगी, ये डबल होगा तो ये भी डबल हो जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लिखो थोड़ा चेंज करेंगे इसको, लिखो लेट अस टेक 1 मोल ऑफ द गैस, let us take 1 mole of the gas. ये क्या लिखा है, ये क्या है, ये क्या है, मास, मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास है, गैस का मास है। अब आप इस फॉर्मूले में देखो, अभी आप इस फॉर्मूले में देखो, प्रेशर आया ही, प्रेशर पर डिपेंड करता ही नहीं, प्रेशर पर डिपेंड करेगा ही नहीं वेलोसिटी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, इसमें मैंने आपको पहले बोला कि अगर आप प्रेशर को बढ़ा देंगे तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी उसी प्रोपोर्शन में। अगर प्रेशर बढ़ गया तो डेंसिटी भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ गई, अगर कट गया फिर, अगर ऊपर डबल हुआ नीचे भी डबल हुआ तो 2 से 2 फिर कट गया, फिर वही खड़ा हो गया वेलोसिटी पास कर। आप इसको फॉर्मूले में इसमें चेंज करना चाहते हैं तो भी ला सकते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो है ही नहीं, मतलब जी नहीं, लिख दीजिएगा नो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रेशर, या वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, velocity of sound is independent of pressure, velocity of sound is independent of pressure. वेलोसिटी लिख दिया, अच्छा आगे चलो, तो आगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फोर्थ है नहीं, थर्ड, फोर्थ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये तो दिख ही रहा है आपको फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल आ गई, अब टेम्परेचर बढ़ाने से ना तो गामा पे फर्क पड़ेगा, ये तो पहले ही गैस कांस्टेंट है, ना मास पे फर्क पड़ेगा, बढ़ाते रहो आप टेम्परेचर, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सीधा सीधा क्या बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं v1/v2 इज इक्वल टू अंडर रूट में t1/t2, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं T1 + 273, अगर टेम्परेचर किस में दे रखा हो, है ना। तो फॉर्मूले में आपको ध्यान रखिएगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। हो गया, लास्ट पार्ट, चलो मैं लिखता हूँ, इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी, इफेक्ट ऑफ wind velocity, हमने उसी डायरेक्शन में नहीं लिया, जनरलाइज स्टेटमेंट ले ली कि मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ साउंड इस तरफ जा रही है और विंड उसके कुछ एंगल बना के जा रही है, तो इस तरफ अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड में क्या ऐड हो जाएगा, ये क्या है,
कंपोनेंट किसका? बिल्कुल विंड वेलोसिटी का। विंड वेलोसिटी का कंपोनेंट साउंड की वेलोसिटी में ऐड हो जाएगा, तो कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस जो बन रहे हैं वो तेजी से ट्रेवल करेंगे। तो आवाज की अगर हवा की दिशा में हम बोलेंगे, जिस तरफ हवा बह रही है, तो उस समय विंड की वेलोसिटी, उसकी साउंड की वेलोसिटी बढ़ जाए। ठीक है जी। नोट लिखो एक दो चीजें बड़े इंपॉर्टेंट है। शेर के दहाड़ने और मच्छर की भिनभिनाहट दोनों में किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? सर मच्छर की कैसे? शेर तेरी आवाज में बोलने में और इधर लड़कियों की आवाज में बोलने में किस चीज का बेसिक डिफरेंस आता है? पिच किस पर डिपेंड करती है? पिच किस पर डिपेंड करती है? तो 9th क्लास का पूछ रहा हूँ, पिच किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी। मैं बोला था लेकिन तू बैक कर गया। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब ये लड़कियां बोलती हैं या तुम लोग बोलते हो, वेलोसिटी का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं। वेलोसिटी केवल उन चीजों पर डिपेंड करती है जो आपने सामने फॉर्मूले में लिखे, गामा पी बाय रो या गामा आर टी बाय एम। गामा पे डिपेंड कर रही है, आर पे डिपेंड कर रही है, टी पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है, और किसी पर डिपेंड नहीं करती। किसकी? साउंड की वेलोसिटी। किस में? गैसेस। गैसेस। हमने सॉलिड की बात नहीं करी, हमने लिक्विड की बात नहीं करी। जो कल से हम पढ़े जा रहे हैं वो हम केवल गैसेस की बात करे जा रहे हैं। न्यूटन का फॉर्मूला भी गैसेस वाला ही था, है ना? तो गैसेस के अंदर केवल इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जो आपने बोर्ड पर देखे। इसमें अगर डिपेंड कर रही होती फ्रीक्वेंसी पर, तो फ्रीक्वेंसी का जिक्र आता, फ्रीक्वेंसी आई नहीं। इसका मतलब कैसे भी बोल लो, ढोल बजा लो चाहे वीणा बजा लो, कुछ भी कर लो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर सेम रहेगा और ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है जी। पहली चीज लिखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। एक बार आप जोर से चिल्ला के बुला रहे हैं किसी दोस्त को, तो वेलोसिटी कितना % बढ़ जाएगी? आपने अपना एम्पलीट्यूड डबल कर दिया, जिससे नॉर्मल आप बोल रहे हैं, अब आप डबल एम्पलीट्यूड से बोल रहे हैं। वेलोसिटी कितनी % बढ़ जाएगी? 2%। देखा, इन्हें कुछ ना कुछ तिक पाना होता है। ये बच्चे ऐसे जो जेई में जो है नेगेटिव में नंबर लाते हैं, इन्हें सारे क्वेश्चन करने होते हैं। अगर 75 क्वेश्चन आए तो 75 करके आएंगे। हाँ बोले। 0%। चिल्लाने से, शोर मचाने से, बहुत जोर से भी चिल्लाने से वेलोसिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी स्पीड से ही चलेगा। अगर ऐसा होता तो हमारे फॉर्मूले में वेलोसिटी का जिक्र होता। लिख लो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। Velocity of sound is independent of amplitude of sound. ठीक है जी। जब भी साउंड ट्रेवल करती है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, क्या बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा? क्या बदलेगा? क्या बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा? डेंसिटी बदल जाएगी। किसकी? मीडियम की। मीडियम की डेंसिटी थोड़ी कह रहा हूँ, मीडियम बदलेगा, सब कुछ ही बदल गया। साउंड का क्या बदला? साउंड की वेलोसिटी बदल गई। और वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। आप लोग बताएंगे कुछ? ये तो तुमने 10th क्लास में रिफ्लेक्शन पढ़ा था।
लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो लाइट हो चाहे ये साउंड दे रखा है, अगर मीडियम बदला जाएगा फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। ये बात मैं पता नहीं 500 बार बता चुका। फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स। जहां से आवाज आ रही है फ्रीक्वेंसी उसकी प्रॉपर्टी है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी नहीं है कि आप मीडियम बदल दोगे तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। पिछले साल भी जब आप रिफ्रैक्शन पढ़ते थे, रिफ्रैक्शन पढ़ते थे, ग्लास से एयर से निकल के ग्लास में चली गई, ग्लास से निकल के पानी में चली गई, उसी में करा था ना। उसमें भी जो लाइट आ रही है वो कौन से सोर्स से आ रही है, बल्ब क्या है, कौन सा, सन से आ रही है, किसी सोर्स से आ रही है, कहाँ से आ रही है, फ्रीक्वेंसी उसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। तो मीडियम में जब मीडियम बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, या भी नहीं बदलेगी। फिर क्या बदलती है? पिछले साल भी क्या बदलती थी? वेलोसिटी बदलती थी, वेवलेंथ बदलती थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। ऐसे ही हम यहाँ लिखने वाले, लिखिए व्हेन साउंड, बल्कि हम ना इसको जनरलाइज कर लेते हैं, लिखो व्हेन साउंड वेव और एनी वेव, लेट इट बी लाइट वेव आल्सो, लेट साउंड वेव और एनी वेव travels from, let sound wave or any wave travels from one medium to another medium, one medium to another medium, frequency does not change, frequency does not change, however श्याम साहब क्या चेंज हो जाएगा? एक मिनट बोलने दो, क्या चेंज हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी तो नहीं हुई, तो क्या बदला? क्या सुन नहीं रहे? आपका पड़ोसी देखो कितना ध्यान से सुनता है। हाँ जी सर। वेलोसिटी, however velocity and wavelength changes, ठीक है सर, लिखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक लास्ट आर्टिकल और उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक। चलो आधा घंटा। हाँ, अभी हमने क्या बोला था? वेलोसिटी बढ़ेगी तो, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो वेलोसिटी कितना बढ़ने से कितना बढ़ेगी? अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया तो वेलोसिटी कितना बढ़ेगी, ये हम ढूंढने की कोशिश करें। लिखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट, नया आर्टिकल है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, लिखो नहीं, पिक्चर देखते हुए कई बार ऐसे करता है। कौन सी पिक्चर है भाई? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड क्या होती है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। एक बार पिक्चर हॉल से भी उठ के भागा, पूरा भी तो बहस में रहा था मैं, यहाँ कहाँ से आ गया? होता है एक बार इसके साथ। नवदीप सिंह को सर कितना बड़ा आर्टिकल? छोटा सा, 1 पेज का। अच्छा, इसलिए नाम पूछा था, कोई बात। बड़ा सर की मिलियन में। हाँ बता, मेरे बड़ा मिलियन व्यूज है। लिखो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, लिखो इसका कोफिशिएंट है, इसका सिंबल अल्फा। लिखो इट इज द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड। इसको ऐसे भी कह सकता था, मेरे को बड़ा मिलियन लोग जानते हैं, गली से बाहर को जानता नहीं सर। इट इज द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड, it is the increase in velocity of sound in a gas, it is the increase in velocity of sound in a gas when its temperature rises by 1 degree Celsius। अल्फा को कैसे लिखेंगे? Vt minus V naught by T। लिख
where velocity has increased from V naught to Vt. Where velocity has increased from V0 to Vt when temperature rises from 0 degrees Celsius to T degrees Celsius. एक बार पढ़ना क्या लिखा है? अल्फा है, Vt क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड एट T डिग्री सेल्सियस. V0 क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो यानी 0 से टेम्परेचर कितना बढ़ गया? T हो. आगे देखो. Vt by V naught. अभी हमने क्या था वेलोसिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? रूट टी के बराबर होती है, प्रोपोर्शनल होती है. ठीक, देखना ठीक लिखा है क्या? याद करो नीचे क्या था? देखो तो सही पीछे क्या था? पहले आपने लिखा था T1 plus T2. तो T1 plus T2 में एक तो हमने ले लिया 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा वाला ले लिया T डिग्री सेल्सियस. तो जो 0 डिग्री सेल्सियस वाला था, लो ऐसे कर लो, अगर तुम्हें याद रखना है तो ये बात तो वही है. 0 में 273 ऐड कर दिया और T में 273 ऐड कर दिया. आ गया? आगे इसको आप लिख सकते हो 273 बाई 273 1 हो गया, और ये हो गया इतना, और इसकी पावर आ गई 1/2. ठीक है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 1/2 आगे आ जाएगा. 1/2 आगे आ जाएगा. तो 1 प्लस टी बाय ये 2 यहाँ आ जाएगा, हाफ यहाँ आ जाता है. ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी. अब ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी तो हम यूज कर सकते हैं इसको. 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n होता है, तो हम n को आगे ले आते हैं. कंडीशंस क्या है कि x शुड बी वेरी स्मॉल. तो हम 2 को इधर ले आए, 273 बन गया. 1 को इधर ले आए. Vt बाय V0 इज इक्वल टू P बाय कितना बनेगा मल्टीप्लाई करके? 540 546 माइनस 1. Vt माइनस V0 अपॉन V0 इज इक्वल टू P बाय 546. इसको पहचानते हो? Vt नहीं, ये थोड़ी है. T को नीचे ले आओ. इसको पहचानते हो ना? अभी पढ़ के आए. ये तो अल्फा है. तो अल्फा की जो वैल्यू आ गई आपकी, वो आ गई V0 बाय 546. ठीक है सर, आप V0 को उधर ले और T को जी वही कर. अगर मैं एनटीपी पर ले लूँ वेलोसिटी ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड, और इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 61 मीटर पर सेकेंड आ. डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो नहीं है. 1 डिग्री सेल्सियस. अगर आपकी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एनटीपी पे ही लेके बैठे हुए हैं, 332 मीटर पर सेकंड स्पीड साउंड की थी, और टेम्परेचर बढ़कर 20 से 21 हो गया, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो वेलोसिटी हो जाएगी 332.61. 332.61 वेलोसिटी हो जाएगी 332.61. हर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से साउंड की वेलोसिटी में 0.61 का इंक्रीज आता जाएगा. गर्मियों में बढ़ जाता है. हमें महसूस नहीं होगा ना किस कारण.
when a quantity y depends upon another quantity x, comma another quantity x, comma y is said to be a function of x. y is said to be a function of x. आ जाओ बेटा, y is said to be a function of x. ये हम 9th में नहीं करते थे, हम लिखते थे कई बार कि इक्वेशन इन x आ गई तो आप लिखते थे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसे लिखते थे ना. तो इक्वेशन किसकी, x की, यानी इसमें जो वेरिएबल है वो x है. तो अगर हम कहते हैं कि y x पर डिपेंड कर रहा है तो हम इसको लिखते कैसे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी x बदलेगा तो y भी बदलेगा. आगे लिखो, suppose a point mass is moving along a straight line. Suppose a point mass is moving along a straight line and its position x depends upon time t. Suppose a point mass is moving along a straight line and its position x depends upon, पहले चैप्टर में आप यही करते थे, depends upon time t. Therefore, to describe its motion, we need a function of one variable. We need a function of one variable like xt. या फर्स्ट चैप्टर में नहीं करते थे, पोजीशन निकाल लिया आपने टाइम t1 पर, फिर पोजीशन निकाल लिया आपने टाइम t2 पर, फिर आप डिस्प्लेसमेंट निकालते थे xp2 में से xp1 माइनस कर लेते थे. वही तो होता था कि हमारी जो पोजीशन है वो टाइम पर डिपेंड कर रही है, टाइम बढ़ रहा है तो पोजीशन भी चेंज हो रही है ना. आगे लिखो, अभी तक हमने क्या लिखा, पॉइंट मास इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी एक डायमेंशन बदल रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है. आगे लिखो, सपोज व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इज नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, सपोज व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूविंग, व्हेन द क्या लिखा है, suppose when object moving is not a point object and has extended dimensions. Suppose when object moving is not a point object and has extended dimensions such as a wave pulse. Extended dimensions such as a wave pulse, then pulse, then to describe its motion we need a function. To describe its motion we need a function dependent on two variables. Such as x and t. ठीक है, such functions which describe mathematically को कॉमर्स में कर लेते, such functions which describe mathematically motion of a wave pulse, such functions which describe mathematically motion of a wave pulse are called wave functions. पल्स कैसी होती है याद है, आपने रोक लिया, ऐसे झटका मारा तो एक पल्स बन गई. अब ये पल्स धीरे धीरे आगे ट्रेवल करती है. किसी भी पॉइंट पर अगर आपको पूछना है कि यहाँ बताओ
यहाँ पर आपको इसकी पोजीशन पता करनी है, तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से कितना आगे निकल गई लेटर से x, यहाँ टाइम कितना हो गया t, ठीक है ना। देखो जरा, द वेव फंक्शन इज गिवन बाय, द वेव फंक्शन इज गिवन बाय, द वेव फंक्शन इज गिवन बाय y x comma t डी हाँ y x t, यानी किसी भी पार्टिकल की अगर आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है तो वो डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। एक तो उसकी पोजीशन x यानी कितना दूर निकल गई है, और टाइम क्या है, दो चीज़ों पर डिपेंड। पहले हमने क्या बोला पहले पैराग्राफ में कि y डिपेंड्स ओनली ऑन x। बॉडी किस में जा रही थी, देखो ध्यान से, स्ट्रेट लाइन, तो x चेंज हो रहा था तो y चेंज हो रहा था। लेकिन अब की बार सिंगल सीधा सीधा नहीं जा रही है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, अब की बार पल्स चल रही है, ये जा रही है पल्स और ये आगे ट्रेवल कर रही है। अब किसी भी टाइम पर या कोई वेव जा रही है या कोई प्रोग्रेसिव वेव जा रही है, ये वेव ऐसे 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 बन रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ यहाँ पर यहाँ से शुरू हुए थे वेव, यहाँ से बताओ यहाँ पर इस टाइम पर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो आप कहोगे यहाँ पर डिस्टेंस कितना आ चुके हैं, x आ चुके हैं। तो आप मेरे से क्या मांग रहे हो, पहले y बताओ, तो y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर भी डिपेंड कर रहा है और t पर भी डिपेंड कर रहा है ना। अगर मैं इधर आगे जाऊंगा तो x बढ़ेगा, मैं पीछे की तरफ जाऊंगा तो x घटेगा। ये भी सब चीज़ें आगे आएंगी, प्लस माइनस का ध्यान रखना, इसलिए हमने प्लस और माइनस दोनों ले लिए। ये जो v इंटू टी है, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, वो भी डिस्टेंस ही है। तो x में जिस भी वेलोसिटी से वेव चलेगी, आगे हम देखेंगे, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आएगा। अगर इधर को जाऊंगा तो ये बढ़ता जाएगा, इधर को जाऊंगा तो ये घटता जाएगा, माइनस वी टी होता जाएगा। v इंटू टी क्या, वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्टेंस ही होता है। तो हमने वही लिखा, लिखो वाला ये बना दे ऐसी सब नहीं बनाने की, अब आई है प्रोग्रेसिव वेव करेंगे। आगे लिखो, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, where v is the velocity of the wave. Next लिखो harmonic wave function, harmonic wave function, हार्मोनिक फंक्शंस याद है, ऑसिलेशन के चैप्टर में पहला आर्टिकल में हमने सबसे पहले यही करा। हार्मोनिक फंक्शंस किन्हें कहते हैं, साइन और कॉस, क्योंकि अपनी वैल्यूज, ये उसकी वैल्यूज बाउंडेड है प्लस माइनस 1 के बीच में, तो उस दिन क्या मैं पढ़ के हूँ। हाँ, आपको इस बार कुछ नया चेंज देखने को मिलेगा जो आपने 25 साल में नहीं देखा। ऐसे कुछ डायलॉग आए थे, चौहान साहब कुछ कह रहे थे, 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। मुझे चैप्टर का 4 क्लास अटेंड करी तो पहला पेज ना पढ़ के आया। साइन और कॉस आर कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शंस, याद है? वही लिखो जरा, हार्मोनिक वेव फंक्शंस। जबान पे टिकने वाले कहाँ रहे आज? लिखो आइए, ए वेव इज फॉर्म्ड ड्यू टू, गुड इवनिंग, a wave is formed due to SHM of the particles of the medium. A wave which is formed, a wave which is formed, a wave which is formed due to SHM of the particles of the medium, which नहीं लिखवाया था मैंने पहले। SHM of the particles of the medium is called harmonic wave. Harmonic wave. And the function which represents, and the function which represents such a wave is called harmonic wave function. Full stop.
to represent harmonic wave function, to represent harmonic wave function, we replace f in the expression, we replace f in the expression this by sine or cosine. परसों की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, छोड़नी नहीं है क्लास।